नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मशीन डिजाइन की फर्स्ट डेमो क्लास के बारे में। और दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट सेशन 2020-21 के लिए मशीन डिजाइन की पेड क्लासेस का बैच ज्वाइन करना चाहता है, वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज करके संपर्क कर सकता है। दोस्तों, जो मशीन डिज़ाइन की पेड क्लासेस का जो बैच है वो कल से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये क्लासेस जो है वो BTR जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। और दोस्तों, पूरी की पूरी जो मशीन डिज़ाइन की क्लास रहेगी ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए रहेगी। और सब कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी है वो सब हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो ये क्लास जो है वो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, जो भी मशीन डिजाइन का बैच ज्वाइन करना चाहता है नए सेशन 2020-21 के लिए, वो हमसे संपर्क कर सकता है। किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, बैच में क्लासेस किस प्रकार से लेनी है, किस प्रकार से हमारी ऐप को इंस्टॉल करना है, इन सब की जानकारी दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर पर प्रदान कर दी जाएगी। इन सब के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है दोस्तों। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, तो उस लिंक पर जाकर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकता है। और दोस्तों, मशीन डिज़ाइन की जो फीस है हमारी वो ओनली 1500 रुपये पर सब्जेक्ट है। यानी मशीन डिज़ाइन की जो फीस है वो केवल 1500 रुपये है। तो आप बहुत ही न्यूनतम फीस में मशीन डिज़ाइन को अच्छे से पढ़ सकते हो और डायरेक्ट घर में बैठ के पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो। दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी बेनिफिट है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें टाइम खर्च नहीं होएगा। और आप जब चाहे जब क्लास को अपने घर पर बैठकर एयरफोन लगा के आराम से बैठकर सोते हुए जैसी भी आपकी इच्छा आराम से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मशीन डिज़ाइन क्या होता है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं सबसे पहले मशीन की। मशीन दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट से, एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, जैसे गियर्स हुए, क्लच हुआ, इंजन हुआ, शाफ्ट हुई। तो दोस्तों, अदर और भी एलिमेंट्स मशीन के अंदर होते हैं। तो मशीन के एलिमेंट्स के बीच दोस्तों यदि रिलेटिव मोशन हो, सापेक्ष गति हो, तो मशीन के एलिमेंट के बीच सापेक्ष गति होने से मशीन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उनके बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे वही कहलाता है मशीन डिजाइन। क्या कहलाता है? मशीन डिजाइन। तो दोस्तों, ये तो बात होगी हमारे सब्जेक्ट मशीन डिजाइन की। दोस्तों, जो भी अपन मशीन डिजाइन पढ़ेंगे वो BTR जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और ये पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है ME 308। तो दोस्तों, फाइनल ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मशीन डिजाइन। सबसे ज़्यादा बैक स्टूडेंटों के मशीन डिजाइन में लगती है। तो दोस्तों, बहुत ही दमदार और प्यारा सब्जेक्ट है, तो आप एक एक चीज़ अच्छे से समझना। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले BTR जोधपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग मशीन डिजाइन के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और उस फर्स्ट चैप्टर को अपन बाद में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बाद। तो पहले शुरुआत जो अपन करते हैं मशीन डिजाइन की वो चैप्टर नंबर 2 से करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा डिज़ाइन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वे वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है। वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है? तो दोस्तों, वेल्डिंग जॉइंट के माध्यम से हम कोई भी दो धातुओं के टुकड़े हैं, चाहे वह जैसे ये एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, ये दोनों टुकड़े समान धातु के भी हो सकते हैं और असमान धातुओं के भी हो सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों टुकड़ों को एक ज्वाला के द्वारा, जिस ज्वाला का नाम होता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, क्या होता है? ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, या तो उसके द्वारा या इलेक्ट्रिक आर्क, विद्युत आर्क, इसके द्वारा विद्युत आर्क या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला फ्लेम के द्वारा इन दोनों धातुओं के टुकड़ों को क्या किया जाता है? जॉइंट किया जाता है, जोड़ा जाता है। उसी प्रोसेस को अपन कहते हैं वेल्डिंग। और यहाँ बनने वाले जॉइंट को, जिससे ये दोनों धातु के टुकड़े जुड़ गए, चाहे वो समान धातु के टुकड़े हो या असमान धातु के टुकड़े हो, उस जॉइंट को कहा जाता है वेल्डिंग जॉइंट। ठीक है दोस्तों। और वेल्डिंग जॉइंट जो होता है ये एक परमानेंट जॉइंट होता है, स्थायी जॉइंट होता है, स्थायी जोड़ होता है।
मतलब इसको अपन दोनों धातुओं के टुकड़ों को तोड़कर ही अलग कर सकते हैं, ऐसे ये जॉइंट अलग नहीं होने देगा। तो जो वेल्डिंग जॉइंट है एक परमानेंट जॉइंट है, एक स्थायी जॉइंट है, जिसमें दो समान धातुओं के टुकड़ों को या असमान धातुओं के टुकड़ों को, ये दोनों सेम मटेरियल की भी हो सकती है, दोनों अलग अलग मटेरियल की भी हो सकती है, इन दोनों धातुओं के टुकड़ों को विद्युत आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा या ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के द्वारा वेल्ड करके जॉइंट किया जाता है। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है और ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम ज्वाला क्या होती है, इनके बारे में आप डिटेल से जो सब्जेक्ट है 209 ME 209 उसमें आप पढ़ चुके हैं वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, इसके बारे में आप जानते होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात होगी हमारी किसके बारे में कि वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है और वेल्डिंग प्रोसेस क्या होती है। अब दोस्तों इनकी डिज़ाइन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि कौन से जॉइंट होते हैं और उनकी डिज़ाइन किस प्रकार से की जाती है, कितना फोर्स वो सहन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट स्टडी हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में और अगला टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो दोस्तों ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की अपन स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य। यानी दोस्तों अनुप्रस्थ फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य हमें उनको ज्ञात करनी है, किस प्रकार से डिज़ाइन इसकी करते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट किसे कहते हैं। तो दोस्तों ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट में अपन क्या करेंगे, ये दो प्लेटें हमने ली, इन दोनों प्लेटों को इनके किनारों पे से, एक प्लेट का किनारा है यहाँ पे, इस प्लेट के किनारे से यहाँ पे क्या कर दिया अपन ने, वेल्ड कर दिया, वेल्ड पदार्थ भरकर। अब दोस्तों यहाँ पे एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है ये, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो जहाँ पर किनारों पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा वहाँ पे अपन किनारों से इसे वेल्ड कर देंगे। कैसे वेल्ड करेंगे, वेल्ड पदार्थ भरकर, तो इसे कहा जाएगा सिंगल ट्रांसफर फिलेट वेल्ड जॉइंट। यानी इसमें क्या किया गया है, दो प्लेटों को ओवरलैप किया गया है एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लो एक प्लेट ये है दोस्तों और एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें होगी और इस जगह से यहाँ पे इसे क्या कर दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है दोस्तों। तो इसे बोलेंगे अपन ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। अब दोस्तों वेल्ड अगर एक ही तरफ करेंगे तो इसे बोलेंगे सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। और दोस्तों वेल्ड अगर अपन दोनों तरफ कर देंगे, एक तो इधर से भी वेल्ड कर दिया और इधर से भी वेल्ड कर दिया, दोनों प्लेटों को ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके, तो उसे बोलेंगे डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो एक तरफ से वेल्ड किया तो सिंगल ट्रांसवर्स और दोनों तरफ से वेल्ड किया तो डबल ट्रांसवर्स। और दोस्तों जहाँ पे वेल्ड करेंगे यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनेगा और इसकी डिज़ाइन हमें करनी है। दोस्तों ये एक तरीका और है इस वेल्डिंग को रिप्रेजेंट करने का। ये सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट को अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो प्लेटें हैं, इन दोनों प्लेटों को ओवरलैप करके यहाँ से एक तरफ से क्या कर दिया गया है, किनारों से वेल्ड कर दिया गया है। और एक तो यहाँ पे एक वेल्ड तो ये से प्रदर्शित कर रहा है और एक डैश डैश का मतलब भी यही है कि इसको उसी तरफ से भी वेल्ड किया गया है। तो एक वेल्ड तो ये और एक वेल्ड डैश वाला, तो इस प्रकार से भी अपन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दो प्लेटें हैं जिनको सिंगल ट्रांसवर्स में तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और उनको डबल ट्रांसवर्स में अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसी डायग्राम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट और डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ किस प्रकार से ज्ञात की जाती है उसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक प्लेट तो अपने पास ये है, एक थोड़ा बड़ा सा डायग्राम में बना देता हूँ जिससे हमारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों एक प्लेट तो हमारे पास ये है और एक प्लेट हमारे पास ये है। इन दोनों प्लेटों को अपन ने वेल्ड किया है एक वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की, यानी एक तरफ से इसे वेल्ड कर देते हैं। दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे A, B और C, ये थोड़ा शेप मैंने यहाँ पे दे दिया इसको।
अब दोस्तों अपन ने क्या किया है, यहाँ पे इसको वेल्ड कर देंगे। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसकी दो भुजाएं समान है दोस्तों, जिनकी लंबाई इसकी भी एस है और इस वाली भुजा की लंबाई भी एस है। और दोस्तों ये वेल्ड की साइज कहलाती है, जो लंबाई है ये क्या कहलाती है, वेल्ड की साइज। और दोस्तों यहाँ पे ये दोनों भुजाएं क्या है, एक समान है, और ये जो कर्ण के साथ जो एंगल बना रही है ये समान कोण बना रही है 45 डिग्री के। कितने डिग्री के, 45 डिग्री के। ठीक है दोस्तों, ये कर्ण AC है, ये AB और BC का प्रतिच्छेद बिंदु है। इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से मैंने कर्ण AC पर लंब डाला, और दोस्तों जो लंब डाला ये कहलाता है खंड। क्या कहलाता है, खंड। किसका खंड, ये जो वेल्डिंग जॉइंट है इस वेल्डिंग जॉइंट का खंड। जैसे अपना खंड ये होता है उसी प्रकार वेल्डिंग जॉइंट का खंड ये होता है। इसको नाम दे दिया मैंने BD, यानी BD जो है इस वेल्डिंग जॉइंट का खंड है। और दोस्तों ये जो है ये खंड की मोटाई है, ये क्या है, यानी ये वाली जो लंबाई है, ये वाली लंबाई ये क्या है, खंड की मोटाई, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे थिकनेस ऑफ थ्रोट। क्या बोलते हैं, थिकनेस ऑफ थ्रोट। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वेल्डिंग जॉइंट का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, ये कंठ BD पर न्यूनतम होता है। कंठ BD पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। और उस क्षेत्रफल को हम कंठ की मोटाई को उसकी लंबाई से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्षेत्रफल होता है वह कंठ BD पर न्यूनतम होता है, जिसे हम कंठ की मोटाई को उसकी लंबाई से गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। यानी दोस्तों क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा खंड की मोटाई, खंड की मोटाई इंटू वेल्ड की लंबाई, वेल्ड की लंबाई। तो दोस्तों खंड की मोटाई को अपन वेल्ड की लंबाई से गुणा करके क्षेत्रफल को प्राप्त कर सकते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है वह खंड BD पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो दोस्तों A बराबर किया जाएगा, यहाँ खंड की मोटाई कितनी है दोस्तों, T है, और वेल्ड की लंबाई कितनी है दोस्तों, वेल्ड की लंबाई अपन मान लेते हैं L है। इसे दोस्तों दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज ABD में। किसमें, ये वाला त्रिभुज AB और D, इस वाले त्रिभुज की अपन बात करें दोस्तों तो sin 45 बराबर, sin 45 बराबर, तो दोस्तों sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से आप जानते हो। तो दोस्तों लंब बटा कर्ण। अब दोस्तों कोण ये है 45 डिग्री, तो आप जानते हो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब। तो BD क्या हो गया, लंब हो गया। BD किसके बराबर हो गया, लंब के बराबर। और ये क्या हो गया दोस्तों, AB कर्ण हो गया। तो कर्ण की जगह क्या जाएगा, AB। अब दोस्तों BD की लंबाई कितनी है, BD किसके बराबर है, BD T के बराबर है, और AB किसके बराबर है, AB बराबर है S के। ठीक है दोस्तों, और sin 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और 1/√2 को दोस्तों 0.707 हम लिख सकते हैं, तो T/S। तो दोस्तों यहाँ से T बराबर किया गया 0.707 इंटू S। इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। एक बार और समझा देता हूँ दोस्तों, sin 45 बराबर लंब बटा कर्ण। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, तो BD क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। AD क्या हो जाएगा, आधार। तो AB कर्ण हो गई, तो BD का मान T के बराबर है और AB का मान S के बराबर है। और sin 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 होता है, और 1/√2 का मान 0.707 भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो T बराबर आ गया 0.707 इंटू S। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों T का मान समीकरण, यहाँ से T का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इस वेल्ड जॉइंट का क्षेत्रफल जो कि खंड BD पर न्यूनतम होता है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ चलते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं दोस्तों A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर आ जाएगा T की जगह मान पुट कर दिया
0.707 इंटू एस इंटू एल का एल। तो क्षेत्रफल का मान क्या आ गया, वेल्ड के क्षेत्रफल का 0.707 एस इंटू एल। इसको दे दिया दोस्तों मैंने समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सामर्थ्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी लिखते हैं नोट डाल के एक चीज, यदि वेल्ड जॉइंट में उत्पन्न तनावी प्रतिबल सिग्मा टी हो तो। अब दोस्तों जब इन प्लेटों पे अपन एक टेंसाइल फोर्स लगाएंगे P, मान लो एक टेंसाइल फोर्स अपन P लगा रहे हैं, तो ये टेंसाइल फोर्स लगाने पे ये वेल्ड कितना फोर्स सहन कर सकता है ताकि इसमें दरारें नहीं आए, इसमें क्रैक्स नहीं आए, तो उसे ही बोला जाता है इस वेल्ड की सामर्थ्य, यानी इस वेल्ड की स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, तो जितना फोर्स ये सहन कर सकता है वही इस वेल्ड की स्ट्रेंथ कहलाती है, सामर्थ्य कहलाती है। अब दोस्तों इस फोर्स के कारण, मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लास्ट ईयर में बताया था, सेकंड ईयर में मैंने नहीं बताया हो तो किसी और टीचर ने बताया होगा, बोसों को मैंने ही बताया था कि फोर्स लगाने पर उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल उत्पन्न होता है तो दोस्तों मान लो इस वेल्ड जॉइंट में जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ वो मान लिया अपन ने सिग्मा टी। कितना है, सिग्मा टी। और दोस्तों ये लास्ट ईयर आपने 100 में पढ़ा होगा, स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है, यहाँ पे स्ट्रेस है सिग्मा टी, और फोर्स कितना है, फोर्स है पी, और एरिया। तो दोस्तों यहाँ से पी, फोर्स पी बराबर कितना जाएगा, सिग्मा टी इंटू एरिया, सिग्मा टी इंटू एरिया। और दोस्तों ये फोर्स जो पी है यही कहलाता है वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ, यानी वेल्डिंग जॉइंट की सामर्थ्य। तो प्रतिबल सिग्मा टी हो तो जॉइंट की सामर्थ्य, जॉइंट की सामर्थ्य। और दोस्तों सामर्थ्य जो है जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ, क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, यही हमें याद करनी है। हमारा टॉपिक क्या था, अनुप्रस्थ फ्लैट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य। अब दोस्तों प्रतिबल सिग्मा टी हो तो जॉइंट की सामर्थ्य इसके बराबर आएगी, पी बराबर आ जाएगा सिग्मा टी इंटू एरिया, फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया। और जो फोर्स ये वेल्डिंग जॉइंट सहन करेगा वो फोर्स कहलाएगा इस वेल्डिंग जॉइंट की सामर्थ्य, यानी इस वेल्डिंग जॉइंट की स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सिग्मा टी की जगह सिग्मा टी और एरिया का मान अपन समीकरण 3 से पुट कर देंगे, 0.707 इंटू एस इंटू एल। कहाँ से आए, समीकरण 3 से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से P बराबर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इन चीज़ को मैं आगे लिख देता हूँ, सिग्मा टी को पीछे लिख देता हूँ, 0.707 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आ गया हमारा किसके लिए, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य के लिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में ये यूज़ होगा। तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य अपन इस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें एस जो है ये वेल्ड की साइज है, और जो एल है वेल्ड की लंबाई है, और सिग्मा टी जो है इस वेल्ड में जो प्रतिबल उत्पन्न हुआ है वह है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम स्टेप नंबर 2 में बात करेंगे डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं केस 2 में डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ के बारे में। केस 2, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, P सिंगल ट्रांसवर्स का यानी एक बार की स्ट्रेंथ तो अपने पास ही आएगी। डबल ट्रांसवर्स में क्या है दोस्तों, इसको 2 से गुणा कर देंगे, इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक तरफ का अपन ने निकाल लिया और डबल तरीके का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके लिए आ जाएगा, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए आ जाएगा। तो P बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0.707 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी जो स्ट्रेंथ आ जाएगी वो किसके लिए आ जाएगी, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए आ जाएगी। तो P बराबर आ जाएगा दोस्तों 2 को 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.41 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। तो दोस्तों मशीन डिजाइन है वो पूरे फॉर्मूलों का खेल है, अगर फॉर्मूले अपन को याद नहीं रहेंगे
तो मशीन डिजाइन में हम पास नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों अपन को क्या करना है, जितने भी फॉर्मूले हमारे मशीन डिजाइन में आएंगे उन फॉर्मूलों को चैप्टर वाइज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीट जो आपकी आती है उसमें लिखना है चैप्टर वाइज और उसको दीवार पे चिपकाना है। अब दोस्तों जैसे अपन सुबह उठते अपन चाय पीते हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ उन फॉर्मूलों को एक बार पढ़ना है। फिर दोस्तों अपन खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब टहलते हैं तब एक बार उन फॉर्मूलों को और पढ़ना है। फिर दोस्तों अपन सब दिन में सोते हैं, दिन में सोकर उठने के बाद फिर चाय पीते हैं तो चाय पीने की चुस्कियों के साथ एक बार उन फॉर्मूलों को फिर पढ़ना है। फिर दोस्तों रात में सोने से पहले एक बार उन फॉर्मूलों को और पढ़ना है। तो दोस्तों एक दिन में 4 बार टेबलेट लेनी है, 2 बार पानी के साथ, 2 बार चाय के साथ, जब ये मशीन डिजाइन नाम की बीमारी सही होएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात होगी किसके लिए, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए और डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वह है स्ट्रेंथ ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, जिसे दोस्तों हिंदी में बोलेंगे समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, ये 2 प्लेटें हैं, ये मान लो ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट तो ये है ये वाली और एक प्लेट दोस्तों ये वाली है। ठीक है, उसमें अपन दोस्तों समकोण त्रिभुज वाला शेप बना देते हैं, फिर इसको वेल्ड करते थे। दोस्तों इसमें अपन ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप बनाया और उसको वेल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे अपन पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल ट्रांसवर्स भी हो सकता है, सिंगल टाइप का भी हो सकता है, सिंगल पैरेलल और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है दोस्तों इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक ये भी है, इस प्रकार से भी हम इस जॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेंसाइल फोर्स P इन प्लेटों पे लग रहा है, ये फोर्स P, ये फोर्स P। ये डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है दोस्तों, इसमें दोनों प्लेटों को दोनों तरफ से वेल्ड किया जाता है, दोनों किनारों से वेल्ड किया जाता है। यदि एक ही किनारे से अपन वेल्ड करेंगे तो हो जाएगा सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, और दोनों किनारों से अपन इसको वेल्ड करेंगे तो वो हो जाएगा डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट में क्या डिफरेंस है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फोर्स लगता है प्लेटों पर वह उसकी अक्ष के समांतर लगता है। किसकी अक्ष के? प्लेट के अक्ष के समांतर लगता है। और जब भी कोई फोर्स अक्ष के समांतर लगता है तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, जो प्रतिबल उसके अंदर उत्पन्न होता है दोस्तों, वह कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है। ये आप लास्ट ईयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ चुके हैं कि किसी भी बीम के या किसी भी छड़ के समांतर अपन कोई बल लगाते हैं उसके अक्ष के, तो वहाँ पे जो प्रतिबल उत्पन्न होता है वो कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बस इतना सा ही अंतर है, यहाँ पे
तनावी प्रतिबल के स्थान पे इसके पहले जो अपन ने सिंगल ट्रांसवर्स और डबल ट्रांसवर्स पढ़ा था, वहाँ पर जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा था वह तनावी प्रतिबल उत्पन्न हो रहा था सिग्मा टी, और यहाँ पर जो प्रतिबल उत्पन्न होगा दोस्तों वह कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होगा, यानी शेयर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। तो दोस्तों स्टेप फर्स्ट यानी केस फर्स्ट में अपन बात करते हैं सबसे पहले तो सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए, वेल्ड जॉइंट के लिए, यानी दोस्तों एकल समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। एकल समांतर फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य की दोस्तों अपन बात करें, इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा 0.707 इंटू एस इंटू एल इंटू दोस्तों वहाँ पे सिग्मा टी आता था, वहाँ सिग्मा टी आता था, यहाँ सिग्मा टी नहीं आकर यहाँ टाउ आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टाउ आ जाएगा। ठीक है, टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस है। केस सेकेंड में दोस्तों हम बात करें डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए, वेल्ड जॉइंट के लिए। तो दोस्तों डबल के लिए अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा 1.41 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। ये किसके लिए आ गया? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे केस थर्ड की अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। तो दोस्तों थोड़ी बहुत इंग्लिश अपन को ध्यान भी रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार पेपर इंग्लिश में ही आ जाता है, फिर वहाँ पे अपन टाइपिस हो जाता है। तो मैं आपको टॉपिक तो इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में बताऊंगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स और एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। दोस्तों ये एक डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट का डायग्राम है। कॉम्बिनेशन यानी दोस्तों अपन को इसमें एक ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो दोस्तों मान लो ये एक वेल्ड ऐसा भी लगा दिया। अब एक वेल्ड ऐसा लगा दिया तो ये दो तो क्या है? पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है। मान लो इसकी लंबाई दे रखी है ये L2 अपन ने मान ली, ठीक है, और इस वाले वेल्ड की लंबाई L1 है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तो जॉइंट कौन से? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है, और एक मैंने सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड जॉइंट इसमें और लगा दिया। तो सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड जॉइंट और लगाते क्या बन गया? कॉम्बिनेशन बन गया किसका? सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट का और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट का। अब दोस्तों जब ये कॉम्बिनेशन बन गया किसका? सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट का और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट का, तो इसकी स्ट्रेंथ किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों P बराबर क्या होगा इस केस में? सिंगल ट्रांसवर्स के लिए क्या होता है स्ट्रेंथ का फॉर्मूला? सिंगल ट्रांसवर्स के लिए स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा 0.707 इंटू एस इंटू एल इंटू सिग्मा टी। दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए? सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए। कॉम्बिनेशन है एक तो इसका प्लस डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के लिए, और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा? 1.41 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हो गया किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट के सामर्थ्य के लिए। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य का फॉर्मूला ये होता है, और डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य का फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है, तो इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। एक डायग्राम को एक बार और समझते हैं। एक डायग्राम है जिसमें दो तो डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है और एक सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट मैंने इन दोनों के बीच में फिट कर दिया। इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। L1 किसकी लंबाई है? डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की। तो यहाँ क्या आ जाएगा? L1 आ जाएगा, और सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की लंबाई कितनी है? L2 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों? L2 आ जाएगा। तो दोस्तों ये बात होगी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स एंड डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन टॉपिक के सामर्थ्य समझ सकते हैं कि सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट की सामर्थ्य क्या होती है। उसमें तनावी प्रतिबल सिग्मा टी आता है,
और दोस्तों जो डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट है इसमें तनावी प्रतिबल सिग्मा टी ना आकर शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल टाउ आता है। और अगर अपन ने एक तरफ से वेल्ड किया तो सिंगल ट्रांसवर्स कहलाएगा, अगर दोनों तरफ से वेल्ड किया तो डबल ट्रांसवर्स कहलाएगा। और अगर इस प्रकार से वेल्ड किया स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में तो उसको अपन सिंगल या डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट कहते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि वेल्डिंग जॉइंट क्या होता है, किस प्रकार के जॉइंट होते हैं, और सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होता है, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होता है, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होता है, सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट क्या होता है, इनकी सामर्थ्य के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का प्रोसेस हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास में दोस्तों इन टॉपिक के बेस कुछ न्यूमेरिकल हम करेंगे जिससे हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। यदि दोस्तों आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो मित्रों तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।